Good evening, sir. तो बोलेगा कुछ? Good evening, sir. बैठिए, सब बैठे होंगे। मैंने आज ही क्लास आई है, कोई टाइम की परवाह नहीं किसी को। चलो, तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 1 अपॉन 2 तो मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। यहाँ तो हो चुका है। अब बात आ रही है यहाँ की, तो यहाँ के लिए क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए हमें? थोड़ा बहुत आइडिया तो आ रहा होगा। हाँ, -1 +1. वेरी गुड। अच्छा, ये बाहर माइनस मैं इसको अंदर लिख देता हूँ, तो नीचे वाले से मैच करने के लिए मैं +1 -1 कर देता हूँ यहाँ पे। Yes, ठीक है, sir. और अलग अलग करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर है, एक तो सॉल्व होके बचेगा रूट, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे में हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, Yes, sir. और ये अभी हम सीख लेंगे। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अगले एक्सरसाइज का, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस फॉर्मूला से कर देंगे इसको। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट। सर नाइन्थ नाइन्थ में ऐसे हो जाएगा, साइन की जगह कॉस ही तो आना है, सिमिलर ही तो आएगा। सर 22 22 से पहले कुछ? Sir, 21st का आंसर नहीं आ रहा था मेरा. 21st का आंसर, ये तो वैसा वाला है जो बार बार रिपीट होता है। I वाला. Yes, sir. 21st, बाकी लोगों का आ गया। Yes. e टू द पावर 2x और sin x, तो हमने इसको i लिख लिया शुरुआत में ही। फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं इसको, और सेकंड फंक्शन sin x को। तो शुरू हो जाओ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e टू द पावर 2x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू द पावर 2x, 2 बाहर आया, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस cos x था, तो cos x लिख दिया और माइनस का प्लस बाहर कर दिया। ठीक है, फिर से एक बार कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिर्फ इसके लिए। सो दैट वुड बी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 2e टू द पावर 2x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin x, और ये फिर से i बन गया। तो हमारा जो सेक्शन बन गया है वो i इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x cos x प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर 2x sin x माइनस 4, ये 2 और ये 2 4 हो गया, और i। ठीक है, i लेफ्ट हैंड साइड में आया तो i प्लस 4i 5i बन गया, तो i हो गया 2e टू द पावर 2x। मैं e टू द पावर 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 sin x माइनस cos x अपॉन 5। चेक करो आई कैसे, यही आ रहा होगा। Yes, sir. यही है. चलो नोट कर लो जल्दी से।
सब गायब कैसे हैं लोग सारे? ये वो आया था चला गया अभी, गौरव। प्रियांशु कहाँ है तुम्हारी मंडली यार? ना अक्षत है ना गौरव है। सर अक्सर तो ग्रेटर नोएडा वापस शिफ्ट हो रहा है तो इसलिए शायद से नहीं आया वो। अच्छा, सर गौरव भी गौरव आया। का नहीं पता अच्छा, सर। वो अभिषेक कहाँ है यार? अभिषेक बहुत टाइम बाद वो होती रही गांव में कर ही पाए। है सर, वो अभी भी गांव में गाँव ही में है। किसान किसान बन गया है क्या? पता नहीं सर। चलो, कर लिया नोट? Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है श्रेया ने। और किसी को आ गया 22 क्या? Yes, sir. इसको इशिका को आया? Yes, sir. बताओ कैसे किया। Sir, x को tan theta रख दिया है. देखो, सबसे पहले तो मैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर फील हो रहा है 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाले फॉर्म का। तो सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। x इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखो उससे क्या हो जाएगा, पहले तो dx को हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और यहाँ देखो क्या बन जाएगा, ये 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? Into theta. sin 2 थीटा। साइन इनवर्स sin 2 थीटा क्या हो जाएगा? Theta. सीधे 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बाहर लिखा थीटा और dx ये हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसा दिख रहा है क्वेश्चन। अब Yes, sir. अब यहाँ पर बाय पार्ट्स लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन किसको लेना चाहिए? Theta. थीटा। ये अलजेब्राइक है थीटा के टर्म्स में और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो 2 तो बाहर है। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट थीटा का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड tan थीटा। tan थीटा को इंटीग्रेट कर ले हुए। ये तो सब्स्टिट्यूशन, अच्छा tan का तो डायरेक्ट याद ही है। अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है सबको? Log sec x. log sec थीटा। ठीक है, और अब यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x, tan थीटा तो x थीटा, तो x tan इनवर्स x माइनस log sec tan इनवर्स x। आंसर दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, तो फॉर्म इसका चेंज किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। sec को tan के टर्म में लिखना, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना sec को। Yes, sir. तो हो सकता है आंसर उस फॉर्म में हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं। इसको अगर हम लिख दें √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा x है, तो इसको √1 प्लस x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वही आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। Yes. सर dx इक्वल टू sec स्क्वायर d थीटा क्यों लिखा है? कि जब x और tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट भी तो करते हैं। यस सर। x को डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यस सर, तो dx ठीक को है। सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तरफदार भी नहीं है आज, क्या बात है भाई। डन। Yes, sir. ओके,
गौरव तुम सही से कनेक्ट हो, अब आ रही है आवाज वगैरह? नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो अच्छा नेट कनेक्शन लगवा लो यार, ये तो मैंडेटरी हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जो लोग स्लो स्पीड लगवाए वो थोड़ा 300-400 रुपये बचाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट। स्पीड अच्छी रखो, थोड़ा सा महंगा पैकेज कर लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फालतू खराब हो रही है आजकल। चलो, तो हमारे पास आखिरी कुछ फॉर्म्स बचे हैं। देखो हमने बहुत सारे फॉर्म्स पढ़ लिए हैं, अगर तुम्हें शुरुआत से याद हो तो सबसे पहले हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़ा, देन वी लर्न इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें वो पावर थे, साइन की पावर, कॉस की पावर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, याद है? देन वी डिड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने 6 फॉर्मूले पढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस, जो डिनोमिनेटर में डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही सब रूट के अंदर भी था, ठीक है। उसके बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन के 5 टाइप्स पढ़े, 5 डिफरेंट टाइप के थे पार्शियल फ्रैक्शन। देन वी डिड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और अब हम अपने आखिरी फॉर्म पे आ रहे हैं। तो ये देखो बहुत सारे फॉर्म हो गए, सब पे क्वेश्चंस भी हुए हैं, और ऑफ कोर्स बहुत सारे फॉर्मूले याद करने को हो जाते हैं, कंफ्यूजन भी होता है, आई एग्री ऑन दिस, बट ठीक है, थोड़ा इसमें लग के करना पड़ेगा। तो हमारे जो आखिरी फॉर्म है उसमें 3 फॉर्मूले और हैं, दैट इज अंडर रूट, देखो ये पहले भी आ चुका है बट ये डिनोमिनेटर में हुआ करता था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका हमने डिनोमिनेटर वाला किया हुआ है, किसी को याद है फॉर्मूला क्या होता था? डी एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, बताओ क्या होता? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वेरी नाइस, ये चीज फिर से आएगी, इतना टर्म तो आना ही है, प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ आएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन होता है x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर जो लोग अच्छे से कर रहे हैं, ये चीज तो पहले से भी आती थी, थोड़ा सा बस याद करना है, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। अब देखो कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, मैं और लिख दूं फिर बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ पर हो जाता है। दूसरा ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो हो जाएगा x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बीच में पिछली बार माइनस है, इस बार बीच में प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस इन दोनों में ध्यान रखना कि यार जो बीच में साइन है ये वाला, ये एस अकॉर्डिंग टू द फॉर्म है। देखो यहाँ भी माइनस था तो बीच में माइनस आया, यहाँ प्लस था बीच में प्लस आया, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो दोनों में ही प्लस है। कंफ्यूजन में कई बार हम यहाँ भी माइनस लिख देते हैं कि देखो शुरुआत में माइनस है तो बीच में माइनस आना चाहिए, ये लास्ट वाले टर्म में दोनों में ही प्लस आ रहा है, बस इसका थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना। इसमें एक और है बस, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो देखो इसमें नीचे जब डिनोमिनेटर में होता था तब भी तो साइन इनवर्स आता था, तो साइन इनवर्स अभी भी आ रहा है, और जो भी है बस ये लास्ट 3 फॉर्म्स हैं जो हमें और याद करने हैं। एंड ऑफ कोर्स सबसे लेंथी फॉर्मूला यही है, और थोड़ा कन्फ्यूजन में क्योंकि एक में साइन इनवर्स आ रहा है, तो साइन वाला यही साइन वाला वैसे पैटर्न है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब नीचे था तब भी इसमें साइन था, ऊपर में भी साइन इसी में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन समझिए क्या होगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए ये चीजें डिनोमिनेटर में आती थी, अभी ये चीजें न्यूमरेटर में आने लगेंगी। सर एक सेकंड लिखना था कुछ। अच्छा लिख लो पहले पूरा।
हो गया सर। लिख लिया सर। कर लिया? यस सर। चलो हिम्मत रखना कि अभी और फॉर्मूले नहीं है, मैथ से भरोसा नहीं उठाना कि क्या है, मैं नहीं कर रहा टाइप से, इस चैप्टर के बाद थोड़ा हो जाता है। चलो तो सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस उसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक थी, इस बार न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, एंड देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल जैसे आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सपोज क्या करें इसमें 13 कर देते हैं, थोड़ा इजी सा बन जाएगा। तो पहले तो कंप्लीट स्क्वायर वाला काम करेंगे, तो उसके लिए क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें? 4 इसके हाफ का स्क्वायर होता है 4 के हाफ का उसका स्क्वायर, तो 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर x प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 9 को मैं 3 स्क्वायर कर देता हूँ, तो हमारा क्या फॉर्म आ गया? ये सेकंड वाला फॉर्म आ गया जो हमने अभी लिखा था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला लंबा फॉर्मूला। x अपॉन 2 x नहीं है, x की जगह पर x अपॉन 2 है, x अपॉन 2 रूट, तो जो ओरिजिनल होता था वही आ जाता था, ओरिजिनल पूरा डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ऐसे लिखना ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही चीज है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर 9 अपॉन 2, देन लॉग x प्लस x की जगह पर x प्लस 2 है, अंडर रूट जो ओरिजिनल होता था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद है तो कोई बहुत चैलेंज नहीं है इसमें। एग्रीड? yes sir। लिख लो और 2 मिनट ले लो फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए, फिर मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो बिना कॉपी यहीं की यहीं प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन कॉपी कर लो, 2 मिनट में फॉर्मूला रिवाइज कर लो, फिर इसी बेस में 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा। फर्स्ट सेकंड तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, थर्ड और फोर्थ में कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाना। चलो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। पहला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था डायरेक्टली, a की वैल्यू 3 थी और x तो x ही था। सेकंड क्वेश्चन में हमने x की जगह पर 2x को करना है और a की जगह 5 करना है, तो x अपॉन 2, तो 2x अपॉन 2 2 कैंसिल हो गया और एक और अपॉन 2 आया है इंटीग्रेशन की वजह से। ऐसे ही सेकंड वाले टर्म में x की जगह पर 2x है और एक अपॉन 2 इंटीग्रेशन की वजह से आया। चलो तो थर्ड में वी विल डू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फर्स्ट, तो उसके लिए पहले मैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको मैं रफ में भी कर सकता हूँ। माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? 3/2 का स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर ऐड किया और 3/2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस 9/4 लिख दिया मैंने उसी को। तो ये हो गया हमारा सॉल्व होके स्क्वायर रूट ऑफ, या पहले यही कर लेता हूँ, यहाँ सीधे आंसर ही लिखेंगे। ये हो गया माइनस बाहर है x माइनस 3/2 होल स्क्वायर और माइनस में आ गया है 13/4।
और फिर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो गया 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर एक ये इस वाले फॉर्म का हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म का, Yes, जहाँ पर sir. a की वैल्यू है √13/2 और x के पर हर जगह लिखना है x माइनस 3/2। ठीक है, तो हो जाएगा x/2 मतलब x माइनस 3/2/2। x माइनस 3/2 अगर मैं एलसीएम लेके लिख दूंगा तो 2x माइनस 3/2 होगा, और उसका भी /2 है तो /4 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर तो ओरिजिनली आ जाता है, तो 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर /2। एक a स्क्वायर के लो 13/4 है, /2 करेंगे तो 13/8 हो जाएगा। साइन इनवर्स x अपॉन a, x है 2x माइनस 3/2 और a है √13/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ इतना रह जाएगा। कर रहा था मैं श्रेया? Yes, sir. ठीक है, सबका आ गया क्या? Yes, sir. आर्यन कर लिया था तुमने? Yes, sir. आदित्य हो गया था तुम्हारा? Yes, sir. Yes. रितेश, अनुभव, प्रियांशु आ गया था आंसर? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। ठीक है, नाइस। लास्ट वाला तो फिर आसान ही है, तो डायरेक्ट है। पहले कंप्लीटेड स्क्वायर कर लेंगे, मैं रफली टाइप से लिख दे रहा हूँ। तो ये x माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा और आएगा ये -9। Yes, sir. sir. ठीक है, तो किस फॉर्म का हो गया? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाले का। लेट मी सी, कोई बोले आंसर। अनुभव आंसर बोल सकते हो इसका? सर नहीं है, मेरे पूरे नहीं है। अच्छा, आदित्य तुम बोल सकते हो? देखो गायब ही हो गया नाम से। हाँ मैं बताऊं? आर्यन, हाँ बताओ आर्यन। सर x माइनस 4/2 अंडर रूट x एक मिनट धीरे धीरे। x माइनस 4/2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 log x माइनस 9/2 log x माइनस 4 प्लस फिर वो अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 x माइनस 4 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 वेरी नाइस प्लस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, आसान है। बेसिकली पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो ऑन पेपर हम कहें तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट खत्म होता है। खत्म मतलब प्रैक्टिस सफिशिएंट हो गई है टॉपिक वाइज जो हमने पढ़े, जो कि इजी थी। बट अभी हम 1 क्लास या 2 क्लास मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। दैट विल बी द रियल प्रैक्टिस। तो उसमें उसके लिए क्या है कि तुम लोग एक बार फॉर्मूला जरूर अच्छे से याद करके आना, सो दैट जब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस में बार बार पलटना ना पड़ेगी क्या फॉर्मूला था और कैसा क्या था। बाकी अभी मैं डेफिनेट का जो पार्ट है जो हटा दिया गया वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि सिंस वो हटा दिया गया तो आगे यूज नहीं होना है। लेकिन सिर्फ फॉर द इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि कैसा क्या होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए काम समझ गए सब लोग कि जितने भी पैटर्न है, जितने भी फॉर्म है, उनको याद करके आना है और सारे फॉर्मूले याद करके आने हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, yes sir. Yes, sir. चलो। सर आपका है। सर आपका माइक ऑफ। ये कैसे हो गया? हाँ, इसके बाद हमारा शुरू होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे डिफरेंट है इंडेफिनेट से? डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे इंडेफिनेट होता है तो सिर्फ इंटीग्रेशन हो रहा है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिट नहीं है। डेफिनेट का मतलब होता है कि हम फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रेट करते हैं। और जब हम उन 2 पॉइंट्स को फिक्स कर देते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर द कर्व दे देता है। एरिया अंडर द कर्व कैसे दे देगा? लेट्स सी, ज्योमेट्रिकली थोड़ा देखते हैं कि कोई फंक्शन है, मान लो कोई ऐसा फंक्शन है और मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। मान लो ये पॉइंट ए है
अच्छे से बना देते हैं, पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो जो इंटीग्रेशन होगा इस ए से बी के बीच में, दैट विल टेल मी दिस एरिया। ठीक है, वो एरिया कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं। एक जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, और दूसरा रेगुलर मेथड जैसा हम करते हैं, बस उसमें कुछ वैल्यूज पुट करनी होगी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तुम्हें एक एरिया देता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा एक नंबर होगा, एक वैल्यू होगी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर एक फंक्शन होता है, जैसा अभी तक हम करते रहे हैं। एक्सप्रेशन आता है, कोई नंबर तो नहीं आता है, लेकिन डेफिनेट में याद रखना कि हमारा आंसर एक नंबर है, और हो सकता है कभी आंसर मतलब नहीं आया हुआ है या कुछ वेरिएबल्स है, तब भी दिमाग में रखना कि ये एक नंबर लिखा हुआ है, एक फंक्शन नहीं लिखा हुआ है। जो आंसर आया है दैट मस्ट बी अ नंबर है। ठीक है, तो हमने कहा देखो यार इस पूरे कर्व का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। तो जो हम बात करते हैं dx की, तो क्या dx एक बहुत छोटा एलिमेंट है? dx का मतलब यही तो होता है बहुत छोटी सी वैल्यू, बहुत छोटा सा चेंज। ठीक है, Yes, sir. d यही तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि यार हम इंटीग्रेट करते हैं y dx या fx dx, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं तो y dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y तो फंक्शन की वैल्यू हो गई। मैंने कहा एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप की बात हो रही है, शायद तुमने फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास वगैरह निकालने के लिए यूज किया होगा ये, या बहुत सारी जगह जहां पर इररेगुलर शेप्स होते हैं वहां हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो जो y dx की बात हो रही है, तो मैंने कहा ये एक स्ट्रिप है, इसकी विड्थ है dx। बोल सकते हैं बहुत छोटी स्ट्रिप है, बहुत ही छोटी, बोल सकते हैं विड्थ बहुत छोटी, उसको मैंने dx मान लिया है। Yes, sir. ठीक है, यहाँ हो गई ये कोई पॉइंट हो गया, मान लेते हैं ये पॉइंट है x, और ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस dx। हमने इस तरह का डायग्राम तब भी बनाया था जब हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ dy by dx, याद है? तो हमने टेंजेंट खींचे थे, उसको याद आ रहा है? 11th में हम dy by dx का ज्योमेट्रिकल मतलब समझ रहे थे, तो टेंजेंट खींची थी। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि y dx, या फिर y की जगह मैं fx भी लिख सकता हूं, fx dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमने कहा देखो ये जो पॉइंट है x है, तो क्या यहाँ पर ये वैल्यू fx हो गई, Yes, sir. और ये जो वैल्यू हो गई वो fx प्लस dx हो गई। अभी देखो कि यार ये बहुत ही पास है, तो क्या मैं इस फिगर को रेक्टेंगल मान लूं? Yes, sir. वैसे तो रेक्टेंगल नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन सिंस ये इतने पास है कि जो जो कर्व है ये कोई कर्व है नहीं, लाइन मानो कर्व मानो कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है, 0.00000 ऐसा है। तो मैंने कहा अगर मैं इसको रेक्टेंगल मान के एरिया निकाल दूं तो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होगी, बहुत माइनर सा कोई फर्क आएगा, उतना हम अप्रोक्सीमेशन से मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक ही निकालना है। ठीक है, तो क्या मैं इस रेक्टेंगल की हाइट को अगर fx मान लूं, तो क्या fx इंटू dx इस स्ट्रिप का एरिया दे रहा है? ठीक है, ये एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप आ गया। और अगर मैं इस पूरे सेक्शन को बहुत सारे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लूं और सारे स्ट्रिप्स का एरिया निकाल दूं, तो क्या यही पूरे कर्व के अंडर का एरिया आ जाएगा? Yes, sir. कर्व और एक्स के बीच में बहुत सारे स्ट्रिप्स बना लिए और सब में यही कर दिया। एग्रीड? Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली सारे स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा पहले तो हमने कहा कि हमने अपने पूरे जो एरिया है इसको n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, जहां पर n बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बहुत सारे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया है। तो बताओ एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो जाएगी? अगर हमने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है n, तो एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो जाएगी? पूरी विड्थ कितनी है हमारी? AB. डिफरेंस होगा ना a से b के बीच का, तो पूरी विड्थ हमारी b माइनस a है। Yes, sir. और अगर n स्ट्रिप कट गई तो एक स्ट्रिप की विड्थ क्या b माइनस a अपॉन n हो गई है? Yes, ठीक है, sir. इसको हम शॉर्ट में h लिख लेते हैं, बार बार इतना नहीं लिखेंगे, b माइनस a अपॉन n, इसको हम h लिख देते हैं। अभी मैंने कहा कि n बहुत ही बड़ा नंबर है, तो बेसिकली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो क्या एट द सेम टाइम मैं कह सकता हूँ कि जो लिमिट h होगी वहां कहाँ टेंड हो रही होगी? अगर n इंफिनिटी पे जा रहा है, b माइनस a अपॉन n किसकी तरफ जा रहा होगा?
0. 0 की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और h 0 की तरफ जा रहा है, दोनों एक ही बातें हैं घूम फिर के। और कोई भी क्वेश्चन जब शुरुआत करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, h को पहले डिफाइन कर लेंगे b माइनस ए अपॉन n। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि n इंटू एच इज इक्वल टू b माइनस ए हो गया, जो कि एक डेफिनेट नंबर है, एक फिक्स नंबर होगा, कोई नॉर्मल सा नंबर होगा। b माइनस ए तो नंबर ही है, yes sir. ठीक है। तो यहाँ से ये भी ऑब्जर्व करो कि कभी भी अगर h की पावर n से ज्यादा हो गई तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, nh स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, तो इन दैट केस ये वैल्यू किस तरफ जा रही होगी? अगर h की पावर n से ज्यादा हो गई तो ये वैल्यू किस तरफ जा रही होगी? माइनस इन्फिनिटी. ऐसे b माइनस एक नंबर है, मान लो 5 है ये, तो n इंटू एच तो 5 हो गया, क्या एक h बच जाएगा? और 5h किस तरफ जा रहा होगा? h की वैल्यू किस तरफ टेंड हो रही है? 0. Infinity. तो 0 की तरफ जाने लगेगी ना यार। n इंटू एच तो फिक्स हो गया, एक डेफिनेट नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है, तो अगर h ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स वो 0 की तरफ ले जाएंगे। तो कभी भी जहां जहां h की पावर n से ज्यादा है तो वैल्यू हमेशा 0 की तरफ जा रही होगी। कभी अगर n की वैल्यू h से ज्यादा है तो वो वैल्यू इन्फिनिटी. Infinity. इन्फिनिटी, ये कभी होगा नहीं, इट विल नेवर कम, क्योंकि एरिया इन्फिनिटी तो जाएगा नहीं। तो सिर्फ बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा होगा। और अगर n और h की पावर इक्वल है तो वो एक फाइनाइट नंबर दे देंगे, क्योंकि nh की वैल्यू एक फाइनाइट है। पावर अगर मान लो n क्यूब h क्यूब है तो nh b माइनस ए होल क्यूब हो गया, समझ गए बात? तो अभी देखो हम बोल सकते हैं कि यार बहुत सारे स्टेप्स ले लिए और एक रेक्टेंगल है, उसकी हाइट fx थी, अगले वाले की हाइट क्या हो जाएगी, उससे h ज्यादा हो जाएगी भाई, हर स्टेप के बीच में गैप h का है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मान लो अगर ये x 0 है या a है तो पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, fa हो गई हाइट और ब्रेड्थ हो गई h, कह सकते हैं पहला रेक्टेंगल। ठीक है, पहले स्ट्रिप की यही तो हो जाएगा एरिया, fa इंटू एच। यस. ऐसे दूसरी स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस एच। इस बार रेक्टेंगल की हाइट ये वाली है, a प्लस एच हो गया, वो ये वाली हाइट हो गई। ऐसे अगले स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, HF A plus 2H. एफ ऑफ a प्लस 2h। ऐसे ही चलता रहेगा ये पैटर्न, कहाँ तक, n स्ट्रिप है तो ये पैटर्न कहाँ तक जाएगा, एफ ऑफ a प्लस NH. nh नहीं, n माइनस 1h, क्योंकि 0h से शुरू हुआ है ना। Yes. ठीक है, ये हो गया पूरे हमारे कर्व का एरिया, और यही तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो इसी को तो हम बोल सकते हैं कि यार इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से बी, यही तो होगा। तो इसी को कहा गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, सम की लिमिट है, अभी हमने लिमिट नहीं लिखी है, यहाँ पर मैं h कॉमन ले लेता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, h कॉमन लिया बाहर, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, दिस इज द फॉर्मूला जो मैंने राइट में लिखा हुआ है, फाइनली f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला when we need to do the question of definite integration as limit of sum। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला लिख लो। बुक में तुम्हें h की जगह b माइनस ए अपॉन n लिखा हुआ दिखेगा, एक ही बात है, बट वो थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेशन हो जाते हैं, गलती ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं h से कराता हूँ। कोई गलती नहीं इसमें, बिल्कुल परफेक्ट है, लिख लो। आई विल बी बैक इन अ मिनट।
चाहो तो एक क्वेश्चन कर लेना घर पे, लीनियर वाला कर लेना, लीनियर वाले आसान होते हैं, इसमें पावर 2 ना हो के पावर 1 हो, सिर्फ x हो 3x हो ऐसा कुछ हो। और ये नंबर वाले जैसे 2, जिसमें चाहते तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग कर लो और 2 को अलग कर लो, तो तुम्हें 2 अलग अलग क्वेश्चन लगते हैं। मैंने मिक्स कर दिया तो एक साथ लग रहे हैं। अगर 2 को अलग कर लेते तो ये 2n अलग से आ जाता लास्ट में, और एक्स स्क्वायर की वजह से जो 3 टर्म के पैटर्न बनते हैं, एक ए स्क्वायर वाला, एक बी स्क्वायर वाला और एक 2ab वाला, हमेशा ऐसे ही पैटर्न बनेगा जब बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा। x की पावर 2 होगी, एग्जैक्टली सेम वे में होगा। सर नेक्स्ट वाला पेज दिखा दीजिए। So, तो नेक्स्ट क्लास के लिए सब लोग ध्यान रखना कि सारे फॉर्मूलेज और पैटर्न याद करके आना, तो हम प्रैक्टिस करेंगे। इस पे बहुत टाइम नहीं देना, सिलेबस से हट गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने के चांस कम है। हो सकता है बस फॉर्मूले में एनएच के बारे में कुछ पूछ ले, चांस की बात है, वो भी कम ही चांस है, बट स्टिल बताने का पर्पज यही था कि पता हो टर्म्स की मतलब क्या है, कि एच कैसे डिफाइन है, बी माइनस ए अपॉन एन क्यों लेते हैं। एग्जाम्पल आई थिंक मुझे छोटा ही लेना चाहिए तो बेटर रहता। एनीवे बहुत बड़ी बात